नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपन वो सेशन को स्टार्ट कर सकें। आज अपना ई बुक पर आधारित जो 21वां टेस्ट है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। बहुत ही डाटा बेस्ड, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो आज के टेस्ट के अंदर है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो जितने विद्यार्थी हो जल्दी से जुड़ जाइए और पहले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित के अंदर से है वो कौन सी गैस है वो फूलों का रंग उड़ा देती है? दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन 2 बार हो गया, आर्गन, बताइए। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से और कौन सी गैस है वो इसको नीचे वाले क्लोरीन को आप फ्लोरीन माने। ठीक है, तो आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वो फूलों का रंग उड़ा देती है? ठीक है, दीजिए जल्दी से जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस जो होती है वो फूलों को रंग को उड़ा देती है। क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है और हम क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोरीन को हम सुपर हेलोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कृत्रिम वर्षा में किस धातु का ऐशक उपयोग में लिया जाता है? बताइए भाई, कृत्रिम वर्षा में किस धातु का ऐशक है वो उपयोग में लिया जाता है? सिल्वर, जिंक, सोडियम या फिर सोना? बताइए कृत्रिम वर्षा में किस धातु का ऐशक है वो उपयोग में लिया जाता है? तो अपने को पता है, दीजिए जल्दी से जवाब कि कृत्रिम वर्षा के अंदर है वो अपन उपयोग करते हैं किसका? सिल्वर आयोडाइड का। किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। सिल्वर का मतलब होता है चांदी और चांदी का प्रतीक क्या होता है? Ag होता है। ठीक है, या अपन कह सकते हैं AgI। सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है AgI। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आतिशबाजी में नीले रंग का और कारण क्या होता है? बताइए आतिशबाजी में नीले रंग का कारण क्या होता है? अपन पढ़ चुके हैं कि स्ट्रोंशियम के कारण है वो कैसा आतिशबाजी में लाल रंग होता है और बेरियम के कारण कैसा होता है? हरा रंग होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आतिशबाजी में जो नीला रंग निकलता है वो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? सल्फर होती है, चांदी होती है, कॉपर होता है या जिंक होता है? दीजिए जवाब, दीजिए जल्दी से जवाब। आतिशबाजी में नीले रंग का और कारण क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर जो होता है वो आतिशबाजी में किसका कारण होता है? नीले रंग का कारण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आतिशबाजी में पीले रंग का कारण क्या होता है? बताइए जिंक होता है, स्ट्रोंशियम होता है, बेरियम होता है या फिर सोडियम होता है? ठीक है, तो दोस्तों देखिए अपन ने पढ़ा कि स्ट्रोंशियम, आप जवाब दीजिए भाई कि स्ट्रोंशियम जो होता है वो लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। स्ट्रोंशियम जो होता है वो आतिशबाजी में लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। फिर हमने पढ़ा कि बेरियम जो होता है वो हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है और अभी हमने पढ़ा कि कॉपर जो होता है वो नीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप बताइए कि पीले रंग का कारण क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। तो जो विद्यार्थी सोडियम जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है और आपको इसके अंदर एक और जोड़ देना है, क्या? सोडियम। और अपने को ये चारों जो है वो याद कर लेने हैं क्योंकि यही चारों हैं वो एग्जाम के अंदर बार बार आते हैं। ठीक है, स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग होता है, बेरियम के कारण हरा रंग होता है, कॉपर के कारण नीला रंग होता है और सोडियम के कारण क्या होता है? सोडियम के कारण होता है पीला रंग। ठीक है, तो ये चारों जो है वो आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। नॉन स्टिक बर्तनों की परत किसकी बनी होती है? नॉन स्टिक का मतलब होता है जिनसे कोई पदार्थ चिपकता नहीं है। बताइए उसकी जो परत होती है वो किसकी बनी होती है? पॉलीथीन की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है या टेरिलीन की बनी होती है या फिर टेफ्लॉन की बनी होती है? इस क्वेश्चन का तो आप जल्दी से है वो जवाब दे ही दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताइए, दीजिए जवाब। नॉन स्टिक यानी न चिपकने वाली जो सतह होती है वो किसकी बनाई जाती है? ठीक है, तो इसका जवाब तो देखो सभी को पता ही है, कई विद्यार्थी जवाब दे भी रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन हो जाएगा। टेफ्लॉन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो जो विद्यार्थी टेफ्लॉन जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मृदा गैस कहते हैं? बताइए भाई, निम्नलिखित में से है वो किसको मृदा गैस कहते हैं? एक्सी का मतलब होता है जिनोन, एनी का मतलब होता है नियोन, ठीक है, और एटी का मतलब होता है एस्टेटिन और एच का मतलब सबको पता ही है क्या होता है? हीलियम होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि इनमें से है वो मृदा गैस है वो किसको कहते हैं? दीजिए जल्दी से जवाब। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जिनोन को हम क्या बोलते हैं? जिनोन को ही हम क्या बोलते हैं? मृदा गैस बोलते हैं। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, झूठा सोना किसे कहते हैं? बताइए। देखो, झूठा सोना अलग चीज़ होती है, बेवकूफ़ों का सोना है वो अलग होती है, ठीक है। रोल्ड गोल्ड अलग होता है। तो आप अभी इसी क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि झूठा सोना जो होता है वो किस धातु का आवश्यक होता है? बताइए। झूठा सोना जो होता है वो किस धातु से बना होता है? चांदी से बना होता है, एल्यूमिनियम से बना होता है, तांबे से बना होता है, फिर लोहे से बना होता है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपने को पता है कि झूठे सोने का फॉर्मूला होता है क्या? FeSO4, सॉरी FeSO2। फेरस सल्फाइड को क्या बोलते हैं? झूठा सोना बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? Fe। तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, मानव शरीर की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? बताइए भाई। मानव शरीर की खोपड़ी के अंदर है वो कितनी हड्डियां पाई जाती है? 28 हड्डी पाई जाती है, 26 हड्डी पाई जाती है, या 25 हड्डी पाई जाती है, फिर 22 हड्डी पाई जाती है? दीजिए जवाब। मानव शरीर की और जो खोपड़ी होती है उसके अंदर है वो कितनी हड्डियां पाई जाती है? जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, तो यदि अपन बात करें तो मानव शरीर की जो खोपड़ी होती है उसके अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है? 28 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, मानव शरीर की जो खोपड़ी होती है उसके अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है? 28 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि 28 हड्डियों के अंदर क्या होता है? अपने को पता है कि 14 हड्डियां कहाँ पाई जाती है? चेहरे में पाई जाती है। 14 हड्डियां चेहरे में पाई जाती है। 8 हड्डियों से अपना क्या बना होता है? कपाल बना होता है। ठीक है, अपन कह सकते हैं 8 हड्डियों का क्या बना होता है? कपाल बनता है। और 6 हड्डियां दोनों कानों के अंदर क्या करती है? 3 दोनों कानों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुल कितनी हो जाती है? कुल हो जाती है कितनी? 28 हड्डियां हैं वो पाई जाती है। कई जगह 29 भी जोड़ लिया जाता है क्योंकि एक हड्डी है वो अपने गले के अंदर पाई जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, एडम्स एप्पल नाम की जो हड्डी होती है वो हमारे गले में पाई जाती है। तो कई जगह इसका 29 भी आंसर मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, हृदय की दो धड़कनों के मध्य कितने समय का अंतराल होता है? बताइए। हृदय की दो धड़कनों के मध्य कितने समय का अंतराल होता है? कल हमने पढ़ा कि शरीर का सबसे व्यवस्थतम अंग जो होता है वो क्या होता है? हृदय होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि दो धड़कनों के बीच में है वो कितने समय का अंतराल होता है? ठीक है, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा, तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है, 0.8 सेकंड। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार मैं भी आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन याद रख लेना है। हृदय की दो धड़कनों के मध्य है वो कितना? 0.8 सेकंड का अंतर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, मानव हृदय का भार लगभग कितने ग्राम होता है? बताइए। मानव हृदय का जो भार होता है वो लगभग कितने ग्राम होता है? 200 ग्राम होता है, 150 ग्राम होता है, 300 ग्राम होता है, फिर 500 ग्राम होता है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि मानव हृदय का भार है वो लगभग कितना होता है? 300 ग्राम होता है। और महिलाओं के हृदय का भार क्या होता है? 250 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी कब बनाई थी? बताइए भाई। अपने को पता है आधुनिक आवर्त सारणी है वो हेनरी मोजले ने बनाई थी। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक, या अपन कह सकते हैं परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, हेनरी मोजले ने यह कहा था कि तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी कब दी थी? ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं 1913, वो बिल्कुल सही जवाब है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो आपको याद रखना है, हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी कब दी थी? 1913 के अंदर दी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से किसके वर्गीकरण को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं? बताइए भाई, बताइए। निम्नलिखित में से किसके वर्गीकरण को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं? ठीक है, डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत को, न्यूलैंड के अष्टक नियम को, मेंडलीव की आवर्त सारणी को, या फिर आधुनिक आवर्त सारणी को? ठीक है, अपने को पता है कि पूर्णतः व्यवस्थित जो वर्गीकरण है वो किसके अंदर है? आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर है। या अपन कह सकते हैं कि जो दीर्घ विस्तृत वर्णन जो है वो किसके अंदर है? आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर है। तो दीर्घ आवर्त सारणी, दीर्घ रूप किसको बोलते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी को बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। और जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल ही क्या है? सही है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त एवं वर्गों की संख्या है, बताइए। अपन ने पढ़ा था कि जो लेटी हुई पंक्तियां हैं आधुनिक आवर्त सारणी में उनको हम बोलते हैं आवर्त, और जो खड़ी पंक्तियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वर्ग। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आवर्त कितने हैं और वर्ग कितने हैं, ठीक है। दीजिए जल्दी से जवाब, रटने वाला क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से जवाब दे दीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी के 7 तो क्या है आवर्त और 18 क्या है वर्ग है। तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक है, बताइए भी। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर कितने ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है या फिर 5 ब्लॉक है, बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है, जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने को पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर क्या है 4 ब्लॉक है, और वो कौन कौन से हैं, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है, कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्वों को मुख्य तत्व कहते हैं, बताइए भाई। आधुनिक आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्वों को मुख्य तत्व कहते हैं, बताइए। एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के या फिर एफ ब्लॉक के, बताइए, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। जिन विद्यार्थियों ने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं, मुख्य तत्व कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है, बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। तो बताइए जल्दी से दीजिए जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। और एफ ब्लॉक जो है वो डी ब्लॉक से अलग हुआ है, इसलिए इनके तत्वों को बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। और मैं आपको सबसे पहले आयनन ऊर्जा है वो क्लियर कर देता हूँ, आयनन ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। अपने को पता है कि एक परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्रण करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसको हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। अब देखो क्या होता है, ऊपर से यदि नीचे आते हैं तो हर आवर्त में एक नया ब्लॉक क्या करता जाता है, एक नया चक्र है वो जुड़ता जाता है, ठीक है। यानी प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉनों की दूरी क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है, और यदि दूरी बढ़ेगी तो ऊर्जा का मान क्या करेगा, घटेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, घटती है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या करता है, घटता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, श्वेत रक्त कणिकाओं को इस नाम से भी जाना जाता है, बताइए। श्वेत रक्त कणिकाओं को इस नाम से भी जाना जाता है, अपने को पता है लाल रक्त कणिकाओं को अपन है वो इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि श्वेत रक्त कणिकाओं को है वो किस नाम से जाना जाता है, दीजिए जवाब। तो जो विद्यार्थी ल्यूकोसाइट्स जवाब दे रहे हैं, सी जवाब दे रहे हैं, वो उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, बताइए। आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अपने को पता है कि आमाशय के अंदर भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाता है ताकि भोजन का आसानी से क्या हो सके, पाचन हो सके, ठीक है। अपने को पता है अग्नाशय से प्राप्त अग्नाशय रस के अंदर द्वारा क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्णतः पाचन होता है। तो अवशोषण किस भाग में होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत के अंदर ही क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में सिर्फ अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, बताइए भाई।
इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 356 होती है, 553 होती है, 639 होती है या फिर 747 होती है? दीजिए जवाब। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 639। ठीक है, 639 है वो मांसपेशियों की संख्या होती है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? बताइए भाई। मानव शरीर में टीबिया नामक जो हड्डी है वो किस अंग में पाई जाती है? दीजिए जवाब। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पैर हो जाएगा। ठीक है, अपने को पता है टीबिया और फिबुला, टीबिया और फिबुला नामक जो हड्डियां होती है वो फीमर के नीचे पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। फ्रेनोलॉजी में शरीर के किस अंग का अध्ययन किया जाता है? बताइए भाई। फ्रेनोलॉजी में शरीर के किस अंग का अध्ययन किया जाता है? तंत्रिका का अध्ययन किया जाता है, जीभ का अध्ययन किया जाता है, अग्नाशय का अध्ययन किया जाता है या फिर सिर का अध्ययन किया जाता है? बताइए। ठीक है, तो अपने को पता है कि फ्रेनोलॉजी के अंदर है वो किसका अध्ययन किया जाता है? किसका? सिर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मानव रक्त का थक्का बनने से रोकती है। अपने को पता है कि मानव शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है उसका है वो शरीर के अंदर थक्का नहीं बनता, और उसको रोकने का कार्य बताइए किसके द्वारा होता है? फाइब्रिन, रिपेन, एल्ब्यूमिन या फिर हिपेरिन के द्वारा होता है? बताइए किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हिपेरिन हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिपेरिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। स्वागा किस धातु का आयशक होता है? अपने को पता है स्वागे का रासायनिक नाम क्या होता है? बोरेक्स भी होता है। ठीक है, स्वागे का रासायनिक नाम क्या होता है? बोरेक्स होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि स्वागा जो होता है वो किस धातु का आयशक होता है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर सोना? बताइए, दीजिए जवाब। तो जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं, सोडियम जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। टिटनस रोग में मानव शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? बताइए भाई। टिटनस रोग में मानव शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या फिर उत्सर्जन तंत्र? बताइए, मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कौन सा? सॉरी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। तो जो विद्यार्थी तंत्रिका तंत्र जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, तो दोस्तों आप जल्दी से वो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कई विद्यार्थियों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल करवाओ, न्यूमेरिकल करवाओ। ठीक है, तो आपकी बात बिल्कुल मुझे याद दिलवाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आपको न्यूमेरिकल करवाने हैं। अब देखिए इसके लिए अपन अभी आपने को पता है कि 2100 क्वेश्चन हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 400 क्वेश्चन है और अपनी ई बुक की है वो बाकी है। आप इन 400 क्वेश्चनों की है वो रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि उसके बाद अपनी ग्रुप डी जो रेलवे ग्रुप डी है उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज चलेगी। ठीक है, उसके लिए अप्रैल पूरे महीने के अंदर है वो कम से कम 20 से 30 टेस्ट के बीच में है वो टेस्ट होंगे उसके। ठीक है, तो पूरी ग्रुप डी की जो बेस्ट पुराने पेपर हैं उनके आधार पर है वो मैं आपको बता दूंगा। जिन विद्यार्थियों के पास पेपर नहीं है उनको मैं पेपर भी पूरे है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं आपसे क्या लूँगा, उन पर आधारित भी है वो टेस्ट लूँगा कि पहले है वो आप कुल 135 पारियों के अंदर अपने टेस्ट हुए थे, पेपर हुए थे पिछली बार। तो मैं आपको कह दूंगा कि आज 25 से पहले 25 पेपरों में से क्वेश्चन लेंगे, फिर अगले 25 में से लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से अपन क्या करेंगे उनको पूरा कर लेंगे। ठीक है, फिर एक वीडियो में आपके लिए ऐसा लेके आऊँगा जिसके अंदर फुल जितने जो एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम के अंदर है वो क्वेश्चन आए थे उन पर आधारित, या तो अपन एक वीडियो सीधा वो लेके आएंगे या अपन है वो अलग अलग टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो उस हिसाब से वीडियो लेके आएंगे। तो आप इस बात की बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए कि है वो न्यूमेरिकल आपको नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी इस बात पर जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुन ले।
अभी ये 400 क्वेश्चन पूरे हो जाए फिर आपके है वो न्यूमेरिकल पूरे करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अपने जो टेलीग्राम चैनल के अंदर है वो क्विज बोट है वो चल रही है। रोज़ाना मैं आपको अच्छे 10 क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो रोज़ाना उपलब्ध करवाता हूँ, तो वहाँ पर भी आप है वो क्विज बोट पे भी टेस्ट देवें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।